गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। कोरोना वायरस ने तो पूरे संसार में अपना कहर ढाई दिया है। हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन आप लोगों की पढ़ाई होती रहे, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ये ऑनलाइन क्लास भी इसी संदर्भ में चलाया जा रहा है। आप लोग अपने घर पे रहिए और वीडियो हम लोग दे रहे हैं उसको देखते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने पाठ की तरफ। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2। चलिए चलते हैं। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत हमारे अतीत भाग 3 कक्षा 8 में भाग 3 चलता है, हम लोग जानते हैं। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज पाठ 2, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। मेरा चित्र भी दिख रहा है ना? हाँ, मेरा फोटो भी दिखेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से इस पाठ को पढ़िए। क्योंकि पाठ ये बहुत बड़ा है, बहुत का थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। तो आप लोग एकाग्रचित्त हो जाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम अपना वीडियो। देखिए बच्चों, थोड़ा सा समस्या है, पेज नहीं मिल रहा है, सादे पेज पे नहीं पढ़ा पा रहे हैं। घर पे हमारे ये खींचा हुआ कापी है, उसी पे लिख कर के आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़ाई करिए। इतिहास, जैसा कि पहले पाठ में हमने बताया था आप लोगों को कि इतिहास को पहले लोग मतलब बहुत अरुचिकर विषय मानते थे। कहते थे कि इसमें तिथियों को ही बस अध्ययन किया जाता है। लेकिन अब हम लोग समझ गए हैं कि इतिहास में सिर्फ तिथियों का ही नहीं अध्ययन किया जाता है, वरन बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। पार्ट 2 हम लोगों का है व्यापार से साम्राज्य तक। हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तो वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। एक कहानी बताए थे हम आप लोगों को कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने देखा कि एक घड़रोज जो है एक किसान के मटर के खेत में चर रहा था। अब सभी किसान अपने अपने खेत में मचान बता कर बैठे हुए थे। वो अपने खेत में से नीलगाय को दूसरे में हाँकता, अगला फिर दूसरे में हाँकता। ऐसा नहीं था कि सब लोग मिल करके उसको यहाँ से भगा देते, तब तो पूरी समस्या ही हल हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह अंग्रेजों ने जब देखा तो उनको लगा कि इन लोगों के पास एकता नहीं है, हम लोग यहाँ पर व्यापार आराम से कर सकते हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। इसी कड़ी में आगे हम लोग जानते हैं, पिछले पाठ में हम लोगों ने पिछले कक्षा 7 में हम लोगों ने पढ़ा है मुग़ल साम्राज्य में सबसे पहले बाबर को पढ़ा था, हुमायूं को पढ़ा था, अकबर को पढ़ा था। अकबर का पुत्र जहांगीर था, उसका पुत्र शाहजहां था, और लास्ट में औरंगजेब और जहांगीर के समय ही अंग्रेज आए थे। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत में आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा सफलता नहीं प्राप्त कर पाई थी। उसके बाद औरंगजेब जब 1707 ईस्वी में मरा, देखिए जब औरंगजेब 1707 ईस्वी में मरता है तब होता क्या है कि धीरे धीरे जो मुग़ल साम्राज्य के राजा थे उनकी शक्ति कमज़ोर हो गई। उसके औरंगजेब जो था वो सबसे शक्तिशाली था। उसके बाद मुग़ल बादशाहों में कोई ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं हुआ जो पूरे साम्राज्य को अपने कब्जे में रख सके। तो परिणाम उसका ये हुआ कि धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए। ठीक है, और उन्हीं स्वतंत्र राज्यों के बीच 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी एलिजाबेथ, उस समय इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनसे चार्टर एलिजाबेथ प्रथम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने पूर्वी देशों के साथ, यानी जो एशिया है इसके पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। अब देखिए ये जो अधिकार था ये अंग्रेज़ों को मिला था, यानी इंग्लैंड से और कोई भी कंपनी भारत में आकर के व्यापार नहीं कर सकती थी, पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। और देखिए कंपनियां
कंपनियों को फ़ायदा कब होता है? जब कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं करती है। अकेले अगर कोई कंपनी रहती है तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब इंग्लैंड से तो कोई कंपनी आ नहीं सकती थी, लेकिन अन्य यूरोपीय कंपनियों को भारत में आने से कोई रोक नहीं सकता था। चलिए हम लोग ये जो फोटो हमारा आ रहा है इसको बंद कर देते हैं ताकि आप लोग भी एकाग्रचित तरीके से पढ़ाई करेंगे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को 16वीं शताब्दी में यानी 1600 ईस्वी में अधिकार मिला, लेकिन उससे पहले ही 1498 में पुर्तगाली जो एक यूरोपीय कंपनी है भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आ गई थी भारत में। तो अगर पूछा जाएगा सबकी आपसे सबसे पहले ऐसी कौन सी कंपनी यूरोपीय कंपनी थी जो भारत आई थी, तो क्या बताएंगे आप? पुर्तगाली कंपनी। देखिए, इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में व्यापार करने, साथ ही साथ 17वीं शताब्दी में डच भी आए और उसके बाद फ्रांसीसी भी आए और 1498 में वास्को डी गामा भी आया। इससे एक प्रश्न बनता है परीक्षा में कि सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत आई थी, तो आप सीधा जवाब दीजिएगा पुर्तगाली। और पुर्तगालियों का जो सरदार था उसका नाम था वास्को डी गामा। देखिए, धीरे धीरे ये सारी कंपनियां जो यूरोप से आई थी भारत में व्यापार करना शुरू की। अब अंग्रेज़ों को जो सामान सस्ते में लेना था अब महंगे में मिलने लगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो है व्यापार करने लगी। अब सब जो यूरोप से कंपनियां आई थी सारी कंपनियां जो है वो कपड़ों का ही व्यापार करती थी, इसलिए कपड़ों का सामान खरीदने के लिए जो कच्चा माल होता है उसको खरीदने के लिए इन लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता था और बेचने के लिए भी 3-4 कंपनियां हो गई। तो जब 3-4 कंपनियां हो गई तो जो कंपनी सस्ता बेचेगी उसी को न खरीदेंगे। आज भी हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे कोई चीज़ सस्ता मिलता है हम वहीं लेते हैं। तो 4 कंपनियों में जो कंपनी सबसे सस्ता सामान बेचती थी उसी को लोग खरीदते थे। इससे क्या हुआ कि कंपनियों का जो फ़ायदा है वो कम हो गया और साथ ही साथ यहाँ की जो सरकारें थी, जो राजा थे, वो भी कंपनियों से टैक्स लेते थे। अब अंग्रेज़ों के दिमाग में ये बात आया कि पहले हम लोग हमारे देश की जो कंपनियां हैं, ये जो यूरोपीय कंपनियां आई हैं उनको यहाँ से भगा देते हैं। जब ये यहाँ से भग जाएंगे तो सिर्फ हम लोग ही बचेंगे और आराम से खूब पैसा कमाएंगे। इसलिए अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया और सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनियां यहाँ पर आई थी उनसे युद्ध शुरू कर दिया और युद्ध करते 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 सारी कंपनियों को उन्होंने यहाँ से भगा दिया। पुर्तगालियों को भगा दिया, फ्रांसीसियों को भगा दिया और डचों को भगा दिया। बचे सिर्फ अंग्रेज। हालांकि देखेंगे हम लोग अभी आगे तो जो पुर्तगाली थे वे 1961 तक भारत में बने रहे। गोवा जो हमारा देश है इस पर पुर्तगालियों का अधिकार 1761 तक था। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि ऐसी कौन सी कंपनी थी जो आई सबसे पहले और गई सबसे बाद में, तो लोगों के अंदर समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखिए, जो पुर्तगाली है वो 1498 में आए थे लेकिन गए 1961 में, जबकि अंग्रेज कब गए थे? 1947 में ही यहाँ से चले गए थे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यूरोपीय कंपनियों को तो अंग्रेज़ों ने यहाँ से भगा दिया, लेकिन समस्या इस बात की आई कि यहाँ के जो राजा थे वे भी अंग्रेज़ों के ऊपर टैक्स लगाते थे। अब टैक्स लगाने से अंग्रेज़ों का फ़ायदा कम होता था, कुछ नियमों को उनको मानना पड़ता था जिससे वे खुल के व्यापार नहीं कर पाते थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने यहाँ के राजाओं के ऊपर धीरे धीरे अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करने लगे। इसके लिए देखिए, अब कोई भी कंपनी है अगर कहीं पे व्यापार करने जाएगी तो पहले अपना सामान रखने की कोशिश करेगी, तो उसके लिए जगह चाहिए। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अपनी जो फैक्ट्री है 1661 ईस्वी में
बंगाल यानी कोलकाता में हुगली नदी के किनारे पे बनाई थी। और वहाँ पे जो लोग रहते थे उन्हें फैक्टर कहा जाता था। फैक्ट्री में ही वेयर हाउस एक जगह होता था जहाँ पे जो वस्तुएं यहाँ से निर्यात की जाती थी उसको रखा जाता था। अंग्रेज़ों ने धीरे 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 यहाँ पे कोठियाँ बना ली और धीरे 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 किले बनाना शुरू किया। तो अंग्रेज़ों ने देखिए 1696 से यहाँ पे किला बनाना शुरू किया और चालाकी से उन्होंने, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने जो मुग़ल अधिकारी थे 1699 में उनको घूस दिया और घूस दे करके 3 गांव उनसे अपने अधिकार में ले लिया। जो यहाँ के मुग़ल बादशाह थे उनके अधिकारियों को घूस दे दिया और वो लोग खुश हो गए और अपने 3 गांव जो है वो अंग्रेज़ों को फ्री में दे दिए कि आप लोग यहाँ व्यापार कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। अब समस्या आ गई। अंग्रेज़ों ने उन्हीं तीनों गांवों को मिला करके जो 3 गांव लिए थे उसमें से एक गांव का नाम था कालीकाता। उसी को बाद में अंग्रेज़ों ने कोलकाता नाम से नया नगर बसा दिया। अब देखिए, औरंगज़ेब का एक बार तबीयत खराब हो गया था। तबीयत खराब होने के कारण, तबीयत क्या खराब हुआ था, उसको फोड़ा हो गया था और फोड़ा होने के कारण वो चल नहीं पाता था। इसके लिए अंग्रेज़ों के पास एक सुनहरा मौका आया। अंग्रेज़ थोड़े बुद्धिमान थे, वो अपने यहाँ सैनिकों के इलाज के लिए एक डॉक्टर लेकर के आए थे और वो डॉक्टर जा कर के जो औरंगज़ेब था उसका इलाज किए और औरंगज़ेब का फोड़ा ठीक हो गया। जब फोड़ा ठीक हो गया तो औरंगज़ेब खुश होकर के अंग्रेज़ों को अपने उस इलाके में फ्री में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। बंगाल में, बंगाल जो उस क्षेत्र जिधर अंग्रेज अपना वो लगाए थे फैक्ट्री, बंगाल वाला ही क्षेत्र था, तो उस क्षेत्र में अंग्रेज़ों को फ्री में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, देखिए अंग्रेज़ जो आए थे उसमें डॉक्टर सरमान थे, हेमिल्टन के नेतृत्व में आए थे और डॉक्टर का नाम क्या था, सरमान। अब देखिए, जब बंगाल में फ्री में व्यापार करने का अधिकार अंग्रेज़ों ने, जहाँ औरंगज़ेब ने दे दिया, तो वहाँ से बंगाल से जो वहाँ का शासक था, देखिए होता क्या था कि राजा मेन मालिक होता था और क्षेत्रों में छोटे छोटे शासक नियुक्त कर देता था। वो वहाँ पे शासन करते थे और वहाँ से कर एकत्रित करके राजा को देते थे। अब समस्या इस बात की हुई कि जब बंगाल में बिना टैक्स व्यापार करने की अनुमति अंग्रेज़ों को मिल गई तो बंगाल का इनकम क्या हो गया, कम हो गया। तो मुर्शीद कुली खां जो है इसका विरोध करने लगा। ठीक है, हाँ, विरोध करने लगा। और देखिए, उसी विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने युद्ध करना शुरू किया। औरंगज़ेब की मृत्यु हम लोग जानते हैं 1707 ईस्वी में हो गई और 1707 ईस्वी में जब मृत्यु हो गई तो बंगाल जो था वो धीरे धीरे स्वतंत्र हो गया। यानी दिल्ली, यानी मुग़ल का जो राजा था मेन सबसे शक्तिशाली, मर गया। तो बाद में जो राजा हुए वो शक्तिशाली थे ही नहीं, तो जो छोटे छोटे उनके जो सरदार थे वो अपने आप को खुद ही राजा मानने लगे। तो अब बंगाल का उस समय राजा था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां राजा बना। अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बना। और ये जितने भी बंगाल के नवाब बने इन सब ने अंग्रेज़ों को बहुत परेशान किया। उन लोगों को कोठियाँ बनाने से मना करने लगे, किलेबंदी करने से मना करने लगे, उन लोगों के सिक्कों को नहीं मानते थे ये लोग और अंग्रेज़ों से नजराने मांगने लगे। इससे अंग्रेज़ क्या हो गए, बहुत नाराज़ हो गए और अंग्रेज़ों ने भी उन पर बहुत आरोप लगाया। जो बंगाल के नवाब थे उन पर आरोप लगाया कि ये लोग जब इसी तरह से हमको परेशान करेंगे तो हम व्यापार कैसे करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे बहुत महंगाई हो जाएगी, कपड़े नहीं मिलेंगे। तमाम तरीके से उन्होंने बंगाल के नवाबों पर आरोप लगाना शुरू कर।
अब देखिए दोनों एक दूसरे का विरोध पुरजोर तरीके से करने लगे। इसी का परिणाम था कि भारत में यानी बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। अब 1700 देखिए 1756 में अली वर्दी खां की क्या हो जाती है? मृत्यु। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और वहाँ का नवाब बनता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बहुत अंग्रेजों का विरोधी था, वो अंग्रेजों से बहुत चिढ़ता था। वो जानता था, थोड़ा पढ़ा लिखा था, समझदार था, वो जानता था कि अंग्रेज हमारे राज्य को लूट रहे हैं। उसने क्या किया? कासिम बाजार पर हमला कर दिया। कासिम बाजार पर अंग्रेजों का बहुत बड़ा व्यापार था, तो वहाँ पे जो सिराजुद्दौला था अपने 30,000 सैनिकों को लेकर के आक्रमण कर दिया और वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। उनके किलों को तोड़ फोड़ दिया, उनकी जो अस्त्र शस्त्र थे उस पर कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ? बंगाल पर तो उसका अधिकार हो गया, बंगाल के कासिम बाजार पर, लेकिन वहीं मद्रास में उस समय रॉबर्ट क्लाइव नाम का अंग्रेज था जो वहाँ का अधिकारी था। उसको पता चला कि अरे सिराजुद्दौला ने तो कासिम बाजार पे आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया है। तो उसने क्या किया? दिमाग लगाया और दिमाग लगा करके फिर रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर हमला कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के ऊपर हमला कर दिया और हमला में जो सिराजुद्दौला का वो था, सेनापति था मीर जाफर। जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसको रॉबर्ट क्लाइव ने बुद्धिमानी से अपनी तरफ मिला लिया। अब मिलाने के बाद आप जान ही रहे हैं, जिसका सेनापति लड़ेगा नहीं तो वो युद्ध जीतेगा नहीं। इस तरह जो सिराजुद्दौला है वो हार गया। हम लोग जानते हैं कि भारत में प्लासी की लड़ाई जो है बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि यह अंग्रेजों का भारत में पहली बड़ी जीत थी। ऐसे वो राजाओं को राजाओं से लड़ा कर जीतते थे, लेकिन प्लासी की लड़ाई में स्वयं अंग्रेज खुद ही जीत गए। अब देखिए अंग्रेजों ने मीर जाफर को तो शासक बना दिया, लेकिन वो भी अंग्रेजों को कम परेशान नहीं किया। फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर की जगह मीर कासिम को राजा बना दिया। मीर कासिम भी अंग्रेजों को बहुत परेशान किया, ये नहीं है कि उसने छोड़ दिया। अब क्या किया? मीर कासिम जो था अंग्रेजों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेज गुस्सा गए और मीर कासिम से युद्ध किए। उस युद्ध का नाम था बक्सर। यानी 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के साथ बक्सर का युद्ध लड़ा और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम हार गया। और जब मीर कासिम हार गया तो मीर जाफर को देखिए, जो मीर जाफर शुरू में परेशान कर रहा था उसको हटा करके मीर कासिम को बनाए, लेकिन मीर कासिम भी परेशान करने लगा अंग्रेजों को। तो अंग्रेज क्या किए? मीर कासिम को 1764 में बक्सर के युद्ध में हरा दिए और मीर जाफर को फिर से राजा बना दिए। अब मीर जाफर के ऊपर अंग्रेजों का पूरा अधिकार हो गया और मीर जाफर को बंगाल से 5 लाख रुपया कंपनी को हर साल देना था। इस बात को मीर जाफर स्वीकार कर लिया और 5 लाख रुपया देना भी स्वीकार कर लिया। लेकिन इसी बीच 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। और जब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है तो अब जो अंग्रेज हैं वो किसी और को बंगाल का नवाब नहीं बनाते हैं, वरन स्वयं वहाँ का राजा बन जाते हैं, बंगाल का नवाब बन जाते हैं। बंगाल का नवाब जो है अब अंग्रेज स्वयं बन बैठे। अब समस्या देखिए ये थी, जब अंग्रेजों को भारत से सामान खरीदना होता था तो उसके लिए उनको पैसा देना होता था। तो क्या करते थे? वो इंग्लैंड से सोना चांदी का सिक्का लाते थे, तब उनको यहाँ से सामान मिलता था। लेकिन जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तो पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब बंगाल से जो कमाई होती थी उसी पैसे में ही, उसी सोने चांदी से ही अंग्रेजों को अपने लिए कच्चा माल
मिल जाता था। अब उनको इंग्लैंड से पैसा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब हुआ का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो यहाँ से खूब कंपनी का तो व्यापार करते थे, साथ ही साथ वो अपना पर्सनल भी व्यापार करते थे भारत में। इससे उनको बहुत फ़ायदा होता था। रॉबर्ट क्लाइव को हम लोग पढ़े हैं अभी। रॉबर्ट क्लाइव जो इसने बक्सर के युद्ध में हराया था, वो जब 1747 में यहाँ आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। बहुत धनी परिवार से नहीं था, लेकिन 1767 में जब यहाँ से दोबारा गवर्नर बन के आया, जब 1767 में यहाँ से गया तो उसके पास 4,01,102 पौंड था। पौंड जो इंग्लैंड में चलता है सिक्का, वो उसके पास था। समझ जाइए उस समय इतना पैसा उसके पास था। अब बात करें रॉबर्ट क्लाइव की, तो रॉबर्ट क्लाइव जब भारत में दूसरी बार आया था तो उसको भारत में भ्रष्टाचारियों की जांच करना था। लेकिन वो स्वयं जब यहाँ से 1772 में गया भारत से, तो ब्रिटेन की संसद ने उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके कारण उसने 1774 में आत्महत्या कर ली। तो कभी कभी पूछता है परीक्षा में कि कौन ऐसा अंग्रेज अधिकारी था जो भारत में भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल करने आया था, लेकिन स्वयं उस पर भ्रष्टाचार का आरोप इंग्लैंड की संसद में लगाया गया। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे कंपनी पूरे भारत में बंगाल के बाद अपना अधिकार जमाना शुरू की। 1764 में पूरे बंगाल में उसका अधिकार हो गया और वहाँ पे अपनी रेजिडेंसी यानी अधिकारियों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया। अब उन अधिकारियों में उसका एक अधिकारी था बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली, जो 1798 में 1805 तक 1798 में आया और 1805 तक यहाँ का गवर्नर रहा। उसने एक नियम बनाया था सहायक संधि। सहायक संधि में होता क्या था कि अगर कोई भारत का राजा जो है अपने आप को कमज़ोर महसूस करता तो अंग्रेज़ों से संधि कर लेता है, यानी मित्रता कर लेता, ताकि अंग्रेज़ उसकी रक्षा कर सके। और जो भारत के राजा थे उनको कुछ शर्तों का भी पालन करना पड़ता था, जैसे जो सेना रखेगी अंग्रेजी सरकार, उसका रुपया पैसा खर्चा और अस्त्र शस्त्रों के लिए खर्चा, अंग्रेज़ों को वहाँ व्यापार फ्री में करने देना, तमाम शर्तें थी जिसको भारतीय राजाओं को मानना पड़ता था। लेकिन उनको फ़ायदा भी था कि दूसरे राजा उनको हरा नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने सहायक संधि किया। सहायक संधि में देखिए सबसे पहले मेन रूप से सबसे पहले हैदराबाद ने साइन किया था। देखिए यहाँ ये चमटी लिखे हैं, तो चमटी का मतलब होता है हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। ये तीन ऐसे जगह थे, स्थान थे, रियासतें थी जो अंग्रेज़ों से सहायक संधि शुरू में किए थे। बंगाल पर अधिकार जमाने के बाद अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपना अधिकार बढ़ाना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने टीपू सुल्तान, मैसूर का एक शासक था, देखिए मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, और वहाँ का एक सुल्तान था टीपू। टीपू बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उसके पिता का नाम हैदर अली था। टीपू के पिता क्या नाम था? हैदर अली। वे 1761 से 1782 तक राजा थे और उनकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान राजा बना। 1782 से 1799 के बीच रहा। देखिए जो टीपू सुल्तान का शासक है वो मालाबार तट वाला था। कर्नाटक वाला आप हिस्सा देखेंगे भारत के मैप में तो मालाबार तट उसी में आता है। वहाँ पे बंदरगाह थे, अंग्रेज इधर से ही आए थे तो वहीं से व्यापार करते थे। तो देखिए हुआ का कि मालाबार तट पर जब टीपू सुल्तान राजा बना तो मालाबार तट का जो व्यापार था, जहाँ से काली मिर्च, इलायची, चंदन की लकड़ी, ये सब निर्यात होता था, उस पर 1785 में यानी 1782 में जब राजा बना
उसके बाद 1785 में काली मिर्च, इलायची, चंदन की लकड़ी आदि की जो निर्यात था यहाँ से, जो अंग्रेज भेजते थे दूसरे देश यूरोप में, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी, टीपू सुल्तान जो था ये फ्रांसीसियों से मिला हुआ था। फ्रांसीसी जो व्यापारी यूरोप से आए थे, हाँ, उससे मिला हुआ था। ऐसा माना जाता है कि टीपू सुल्तान बहुत शक्तिशाली राजा था, शासक था। उसने एक बार वो जंगल गया शिकार खेलने, उसके पास कुछ नहीं था, तलवार भी नहीं, तलवार बस था, और एक शेर अचानक उस पर हमला कर देता है और वो शेर को उसी तलवार से मार गिराता है, इसलिए उसको शेर मैसूर कहा जाता है। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से 4 युद्ध लड़े और अंत में चौथे युद्ध में जब टीपू सुल्तान, तीसरे युद्ध में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब चौथा युद्ध हुआ तो पूरे मराठा वो मैसूर कर्नाटक में अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। तो इस तरह कर्नाटक यानी मैसूर में भी अंग्रेज़ों का अधिकार। आगे चलते हैं हम लोग, मराठों से लड़ाई। देखिए अंग्रेज धीरे धीरे अपनी सत्ता बढ़ा रहे हैं। उनका उद्देश्य तो यहाँ पे शासन करना नहीं था, लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा उनको परेशानी हुई और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए धीरे धीरे यहाँ पे अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक राजाओं को हरा करके अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। देखिए मराठों से लड़ाई, और 18वीं शताब्दी में मराठे जो है वो अपना विकास कर रहे थे। तो उसी बीच अंग्रेज़ों ने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी, और तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हो गई। पेशवा जो शक्ति थी मराठों की, उसमें सबसे शक्तिशाली पद जो था मंत्रियों में, वो पेशवाओं का था। तो उनमें जो सबसे शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली का सबसे फेमस अंतिम 18वीं शताब्दी का जो पेशवा था नाना फडणवीस। उसके बाद नाना फडणवीस के बाद 1772 में सालबाई की संधि हो गई, और नाना फडणवीस को तीसरे मराठों से जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज जीत गए, और नाना फडणवीस को अंग्रेज़ों ने पुणे की जगह कानपुर बिठूर भेज दिया। और इस तरह मराठों के साम्राज्य पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित। अब लगभग भारत के अधिकांश भागों पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था। वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 85 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। उसने 3 प्रेसिडेंसियाँ स्थापित की यहाँ पे, बंगाल, मद्रास और मुंबई। इन तीनों में उसका जो मेन काम था, जो ये वारेन हेस्टिंग्स था, उन्होंने न्याय में सुधार किया था। 1772 में उन्होंने ज़िले में 2 प्रकार के न्यायालय स्थापित किए थे, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। देखिए ये दीवानी न्यायालय है, ये फौजदारी न्यायालय है। दीवानी न्यायालय यानी रुपए पैसे से संबंधित अगर झगड़ा होता था तो इसमें जाता था, मारपीट का जो मामला होता था तो वो फौजदारी में जाता था। देखिए जो दीवानी न्यायालय होते हैं उसमें जो जज होते थे यूरोप के, जो कलेक्टर और आदि होते थे वो होते थे। लेकिन जो फौजदारी न्यायालय होते थे, हमारे देश में हिंदू मुसलमान 2 मेन रूप से धर्म थे, तो इन धर्मों के जो मौलवी, जैसे मुसलमानों के जो धर्मगुरु होते हैं मौलवी होते हैं, और हिंदुओं के धर्मगुरु एक प्रकार से ब्राह्मण यानी पंडित होते थे। तो फौजदारी न्यायालयों में मौलवी और पंडितों को रखा जाता था और ये अपने धर्म के हिसाब से न्याय करते थे। लेकिन समस्या ये थी कि जो न्याय होता था फौजदारी वाला, उसमें बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी कि हर जगह जो पंडित थे अपने अपने तरीके से कानून की व्याख्या करते थे, धर्म की व्याख्या करते थे। इसलिए 1775 में 11 पंडितों को एक भारतीय कानून संहिता बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने जिम्मेदारी सौंपा। तो एन बी हॉल हेड ने उसको संकलन किया और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। जो
अंग्रेजों ने हिंदू पंडितों ने बनाया था कानून धर्म के आधार पे। और 1778 में इसी तरह मुस्लिमों को भी कानून संहिता तैयार करने के लिए कहा गया और वो लोग भी अपना कानून बना करके अंग्रेजों ने जितनी भी प्रेसिडेंसियाँ स्थापित की थी उसमें कलेक्टर सबसे बड़ा अधिकारी होता था। अब देखिए, अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो वो अपने तरीके से यहाँ पे सेना नहीं रख पाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के तौर तरीकों को देखा। दूसरे देशों में भी वे भारत को छोड़ करके अन्य भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश थे उन पर भी ये अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार की सेनाएं रखी, बंदूक लाए, तोहफे लाईं, यहाँ के किसानों को भी प्रशिक्षण देके अपने सैनिक में भर्ती किया। और 1857 तक, ये जो 1857 ईस्वी है, जो क्रांति हुई थी हमारे समय, पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर और इस महाद्वीप के 78% आबादी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो इस तरह हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से देखिएगा, पाठ 2 में जो दिया गया है। चलिए हम प्रश्न भी दिखा देते, चलिए प्रश्न उत्तर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आप लोग घबराइएगा नहीं, इसका नोट्स भी हम PDF के रूप में एकत्रित करके आपको दे देंगे, आप लोग आराम से पढ़िएगा। देखिए, पहला है दीवानी। दीवानी का मतलब रुपए पैसे से अभी हम बताए थे, यानी भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, इससे मिल जाएगा। दूसरा है शेरे मैसूर, तो टीपू ने शेर को मार दिया था, इसलिए उसी को शेरे मैसूर कहा जाता है। फौजदारी अदालत, तो फौजदारी अदालत से मिला लीजिए। रानी चेन्नम्मा कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था, सिपाही को ही सिपाही कहा जाता था। और वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ये ऐसे मिला लीजिएगा आप लोग कि प्रश्न को अगर पढ़े रहेंगे तो बहुत ही आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह हम लोगों का ये पाठ समाप्त हुआ। आप लोग ध्यान से पढ़िए। और हाँ, पढ़ने का देखिए तरीका ये है, वीडियो को आप लोग पढ़िए, जहाँ तक न समझ में आए वहाँ वीडियो को रोक लीजिए, ठीक है, रोक कर पूरा देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे पढ़िए। हाँ, अगर इसके बाद भी अगर आपको नहीं पर समझ में आता है तो आप ग्रुप में उस चीज़ को लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ हमको नहीं समझ में आया। अगर आप पूछते हैं तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है, हम तुरंत नहीं तो जब भी देखेंगे मोबाइल आपको उसका उत्तर दे देंगे। धन्यवाद।